A very good morning students, welcome to another class. लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर कंप्लीट किया है और आज हम प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी के अंडर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी से मिलाकर अराउंड 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 1 to 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड होते हैं। बट दो बातें मैं हमेशा बोलती हूँ, नंबर 1, किसी भी चैप्टर के लिए कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है एनटीए की तरफ से कि इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन आएंगे या 4 ही क्वेश्चन आएंगे। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इसमें से 5 क्वेश्चंस आ जाए, 10 क्वेश्चंस आ जाए। तो हमें हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ आंसर करना है, प्रिपेयर करना है। और दूसरा, ये एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट्स जो एक बार अगर आपने समझ लिया तो इसके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स को भी बीच में इंक्लूड करेंगे ताकि बेसिकली कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं, गलत नहीं। आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के नाम में 2 वर्ड्स हैं, एक ग्रोथ और एक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ग्रोथ का क्या मतलब है और डेवलपमेंट का क्या मतलब है, और क्या ये दोनों वर्ड सेम है। अगर सेम है तो सिर्फ प्लांट ग्रोथ या सिर्फ प्लांट डेवलपमेंट इसका नाम क्यों नहीं रख दिया। इससे क्या प्रूफ होता है कि डेफिनेटली इन दोनों में कोई डिफरेंस है। क्या होता है डेवलपमेंट का मतलब, विकास का मतलब क्या होता है। हम एक छोटा सा बीज, एक छोटी सी सीड को सो करते हैं और उससे कितने बड़े बड़े ट्रीज, प्लांट्स बन जाते हैं। ये क्या है, ये डेवलपमेंट है। प्लांट डेवलप हो गया, उस सीड से पूरा प्लांट डेवलप हो गया। रूट, शूट सिस्टम में स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब कुछ डेवलप हो जाएंगे। डेवलप मतलब एक तो उसकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है जब भी इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होगा। साइज में इंक्रीज हो सकता है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो सकता है, नंबर में इंक्रीज हो सकता है, उसकी लेंथ में इंक्रीज हो सकता है, उसकी विड्थ में इंक्रीज हो सकता है। किसी भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, किसी के भी में अगर परमानेंट इंक्रीज हो रहा है, उसके साइज में, उसकी वॉल्यूम में, उसके सरफेस एरिया में, उसकी लेंथ में परमानेंट इंक्रीज हो रहा है, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। और उस ग्रोथ होने के साथ साथ जब वो कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएट भी हो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि वो पार्ट डेवलप हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लीफ है, ये छोटी थी, ये बड़ी हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि इस लीफ की ग्रोथ हो गई। और अब ये लीफ जब स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए केपेबल हो जाएगी, जब ये फोटोसिंथेसिस के लिए केपेबल हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे कि लीफ डेवलप हो गई है। तो एक्चुअली डेवलपमेंट में क्या आता है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ, यानी इंक्रीज तो होगा ही साइज में, प्लस उसका स्पेशलाइजेशन होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन होगा उस सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का डिफरेंशिएशन होगा, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हमें यह समझना है कि प्लांट की ग्रोथ से हमारा क्या मतलब है। हम समझेंगे प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ में क्या अंतर है, प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, क्या सिर्फ बाहर के लाइट, एयर, एनवायरमेंटल बाहर के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, या प्लांट की बॉडी के अंदर से ही कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इसको कॉज करते हैं। और दूसरा, हम समझेंगे कि ग्रोथ के साथ साथ कैसे डिफरेंशिएशन होगा, किस तरह से एक्चुअली प्लांट डेवलप करेगा। तो हमें इन दोनों बातों को समझना है, इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली आपने देखा होगा कि एक पेड़ की जब हम बात करते हैं तो वो जिंदगी भर ग्रो करता है, उसकी रूट्स, उसकी शूट यानी स्टेम लाइफ लॉन्ग ग्रो करती हैं। लेकिन अगर हम उसकी लीव्स की बात करें, हम उसके फल की बात करें, हम उसके फ्लावर्स की बात करें, तो वो पीरियोडिकली अपीयर होते हैं और फिर फॉल कर जाते हैं। यानी कि हर पार्ट में हमेशा हर समय एक सी ग्रोथ नहीं होती है, अलग अलग तरह की ग्रोथ्स अलग अलग पार्ट में देखी जाती है। यही हमें समझना है। एक बात हमें और समझनी है कि ग्रोथ जब भी होगी तो क्यों हो रही है ग्रोथ, या तो कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है या कुछ ना कुछ टूट रहा है। आप बोलोगे मैम अगर ग्रोथ होनी है, अगर किसी चीज की बढ़ोतरी होनी तो टूटेगा कैसे। भाई सिंपल सी बात है, अगर ग्रोथ करनी है, किसी प्लांट के पार्ट को आपको छोटे से बड़ा करना है तो उसको एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन होना पड़ेगा, यानी ग्लूकोज या जो भी रेस्पिरेटरी फ्यूल है, सबस्ट्रेट है, उसका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। हो गया ना कैटाबॉलिज्म।
आपको ग्रोथ करनी है, आपको प्रोटीन्स बनाने, अमीनो एसिड्स को जोड़ना पड़ेगा, हो गया एनाबॉलिज्म। तो ग्रोथ के साथ हमेशा मेटाबॉलिज्म होता ही है, यानी कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ये साथ चलता ही चलता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रोथ से। तो इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं क्विकली। डेवलपमेंट में 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं। नंबर 1 ग्रोथ मतलब जब इंक्रीज होगा, परमानेंट इंक्रीज होगा साइज में, वॉल्यूम में, लेंथ में। और डिफरेंशिएशन मतलब जब टिश्यू का स्पेशलाइजेशन होगा। अगर आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है तो वहां पर मैंने समझाया था आपको कि जब एक दादाजी बनते हैं, एक बच्चा जवान हो गया, मैच्योर हो गया, एक पर्टिकुलर काम करने लग गया, तो हमने क्या कहा कि वो डिफरेंशिएट हो गया। जैसे टिश्यूज डिफरेंशिएट हो गए, पैरेन्काइमा का अपना काम हो गया, कॉलेनकाइमा का अपना काम हो गया, स्क्लेरेन्काइमा का अपना काम हो गया, तो डिफरेंशिएशन हो गया। हम इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों प्रोसेसेस को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। कहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है? एक जाइगोट से। एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, यानी सिंगल सेल जाइगोट, और उस एक सिंगल सेल जाइगोट से पूरा का पूरा मैच्योर प्लांट बन जाता है, एक बहुत ही प्रिसाइज और हाईली कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स के थ्रू। और उन सबको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। कौन से इंट्रिंसिक, कौन से एक्सट्रिंसिक, वो हम सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रोथ से। ग्रोथ क्या है? हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था, कि ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर कोई लिविंग है तो ग्रोथ होगी ही होगी, उसका साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भले ही वो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हो, भले ही वो हमारी तरह मल्टी सेल्यूलर हाईली एडवांस्ड एनिमल हो। क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है? हमने पढ़ी थी, होती है। याद है आपको? एक सैंड ड्यून, एक रेत का टीला भी तो बड़ा हो जाता है, पहाड़ भी तो बड़ा होता है, तो वो भी ग्रोथ थी। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ग्रोथ होती ही होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या होता है ग्रोथ? अभी अभी हमने बात की, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है। इरिवर्सिबल, परमानेंट। ऐसा नहीं है कि मेरी हाइट बढ़ गई और 1 साल बाद हाइट छोटी हो गई, नहीं, वो बड़ी है तो बड़ी ही रहेगी, और बढ़ेगी या रुक जाएगी, लेकिन छोटी नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी। इरिवर्सिबल, परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन और इट्स पार्ट, और इवन एन इंडिविजुअल सेल। एक सेल या सेल से बना हुआ टिश्यू या टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन, किसी के भी साइज में अगर परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज हो रही है तो उसे ही ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ होने के लिए हमेशा साथ में मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और इनके लिए जरूरी रहेगी एनर्जी हमेशा। जैसा मैंने आपको समझाया, एक छोटी सी पत्ती बड़ी हो गई, ये ग्रोथ है, दिस इज ग्रोथ। रूट्स ग्रो कर गई, लंबी हो गई, दिस इज ग्रोथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्लांट की ग्रोथ एनिमल्स की ग्रोथ से कुछ अलग है? क्या लगता है आपको? क्या डिफरेंस है एक प्लांट और एनिमल की ग्रोथ में? आप क्या कहोगे? मैम, एक पेड़ जिंदगी भर लंबा होता रहता है, उसमें हमेशा पत्तियां आती रहती हैं, झड़ती रहती हैं, फल आते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, फ्लावर्स आते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, और हमारी ग्रोथ एक एज तक होती है और फिर स्टैटिक हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो कैसी ग्रोथ है? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। नाउ यहां से हम स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ के बारे में। प्लांट ग्रोथ के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या स्पेशल फीचर्स हैं? डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट फीचर है इट इज इनडिटर्मिनेट। आप उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी आप ये नहीं कह सकते बस ये यहीं तक ग्रो करेगा फिर रुक जाएगा। वो जिंदगी भर ग्रो कर सकता है। क्यों कर सकता है जिंदगी भर ग्रो? अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा है तो आप बता दोगे इसका आंसर। क्या पढ़ा था हमने? आपको याद है जब हमने टिश्यूज पढ़े थे, प्लांट टिश्यू में हमने 2 टाइप के टिश्यू पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? जो जिंदगी भर डिवाइड कर सकते हैं, और अगर वो लाइफ लॉन्ग डिवाइड कर सकते हैं यानी वो लाइफ लॉन्ग ग्रोथ कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस के कारण से इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहां कहां पढ़े थे मेरिस्टम्स? याद है आपको? ये जैसे रूट है तो रूट का जो अपेक्स है, टिप ऑफ द रूट, यहां पर ये छोटा सा मेरिस्टेमेटिक जोन था। अगर ये शूट है
तो शूट की टिप पर ये मेरिस्टेमेटिक जोन था, इसे हमने कहा था रूट अपाइकल मेरिस्टेम, इसे कहा था शूट अपाइकल मेरिस्टेम। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि दो इंटरनोड्स के बीच में इंटर कैलरी मेरिस्टेम होती है और ये लगातार डिवाइड करते हैं और इस तरह से पेड़ की लंबाई बढ़ाते हैं, जिसे हमने प्राइमरी ग्रोथ कहा था। इसके अलावा याद है आपको डाइकॉट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में हमने लेटरल मेरिस्टेम पढ़ी थी, कॉक कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, आप चाहो तो एक बार उन्हें रिवाइज कर सकते हो। ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी लगातार जीवन भर डिवाइड कर सकता है और जब ये डिवाइड करेगा तो पेड़ की चौड़ाई बढ़ाएगा, जिसे हमने सेकेंडरी ग्रोथ कहा था। तो पेड़ की लंबाई चौड़ाई लाइफ लॉन्ग बढ़ती है, प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और ये क्यों होती है? इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। इसीलिए प्लांट की ग्रोथ को क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट। आप उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसका एक और नाम होता है ओपन ग्रोथ। ओपन क्यों? क्योंकि ये जीवन भर नए नए सेल्स ऐड हो रहे हैं। ओपन फील्ड पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि बस अब सेल्स और ऐड नहीं हो सकते, दरवाजा बंद है, क्लोज्ड है, नहीं, लगातार जीवन भर मेरिस्टेमेटिक सेल जब चाहे तब डिवाइड करके न्यू सेल्स को ऐड कर सकते हैं, यानी ओपन ग्रोथ है। तो प्लांट्स में ग्रोथ कैसी है? इनडिटर्मिनेट। प्लांट्स में ग्रोथ कैसी है? ओपन फॉर्म। क्यों है? क्योंकि प्लांट्स में प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्या ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरी प्लांट बॉडी में है? नहीं, ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज में है, जैसे रूट की टिप पर है, शूट की टिप पर है, जहाँ पे नोड्स होते हैं वहाँ पर है, या लेटरल मेरिस्टेम है, तो पर्टिकुलर एरियाज में है। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि पूरा पेड़ बड़ा होता रहता है, मतलब उसकी हर पार्ट, फिर तो कैसा अजीब सा ही पेड़ हो जाएगा ना। ये सपोज ये स्टेम बड़ी हो गई, ये लीव्स हो रही हैं, तो मोटा ताजा अजीब सा ही हो जाएगा। प्लांट में बड़ी सिस्टमैटिक ग्रोथ होती है, बड़ी लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। सिर्फ उन्हीं एरियाज में ग्रोथ होगी जहां पर मेरिस्टेम है, वहीं पर ग्रोथ होगी, क्योंकि वहीं पर लगातार सेल्स डिवाइड होंगे, वहीं पर न्यू सेल्स ऐड होंगे, इसीलिए वहीं पर परमानेंट इंक्रीज होगा साइज में। सो प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, ओपन है, यानी थ्रू आउट लाइफ हो सकती है, बट लोकलाइज्ड है, यानी स्पेसिफिक लोकेशन पर ही ग्रोथ होती है। आइए इसको देखते हैं हम। सो प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट एंड ओपन। क्यों है इनडिटर्मिनेट एंड ओपन? क्योंकि इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, इसीलिए इनडिटर्मिनेट या हम कहें अनलिमिटेड ग्रोथ बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि एनिमल्स की ग्रोथ लिमिटेड होती है, डिटर्मिनेट होती है। नाउ क्योंकि मेरिस्टेम कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे और कंटिन्यूसली न्यू सेल्स को ऐड करेंगे प्लांट बॉडी में, इसीलिए ये कैसी ग्रोथ है? ओपन फॉर्म। सो डिटर्मिनेट एंड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट एंड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, बट लोकलाइज्ड ग्रोथ पूरी बॉडी में नहीं हो रही है, लोकलाइज्ड एरियाज में हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि मेरिस्टेम पर्टिकुलर लोकेशंस पर ही प्रेजेंट है। जैसे हमने बात की थी, अपाइकल मेरिस्टेम है रूट और शूट की टिप्स पे, लेटरल मेरिस्टेम है साइड्स में, और इंटर कैलरी मेरिस्टेम है बीच बीच में, जहां से इंटरनोड्स लंबे होते हैं। याद है गन्ने का एग्जाम्पल देके समझाया था। लेकिन एनिमल्स में, हमारे बॉडी में क्या होता है? पूरी बॉडी ग्रो करती है, पूरी बॉडी, हाथ भी ग्रो करेंगे, पैर भी ग्रो कर रहे हैं, एब्डोमेन चेस्ट एरिया भी ग्रो कर रहा है, नेक भी ग्रो कर रही है, फेस भी ग्रो कर रहा है, पूरी। हालांकि लिमिटेड ग्रोथ है, लेकिन पूरी बॉडी में ग्रोथ होती है। तो हमारी ग्रोथ डिफ्यूज है, प्लांट की ग्रोथ लोकलाइज्ड है। हमारी ग्रोथ लिमिटेड है, प्लांट्स की ग्रोथ अनलिमिटेड है। हमारी ग्रोथ डिटर्मिनेट है, प्लांट्स की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है। हमारी ग्रोथ क्लोज टाइप की है, प्लांट्स की ग्रोथ ओपन टाइप की है, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, the two main characters of plant growth are it is indeterminate and open, and it is localized form of growth. Now ये ग्रोथ कहां से शुरू हुई है? ये ग्रोथ शुरू हुई है सीड से। सबसे पहले वो जो जाइगोट था, वो सीड जो बनी, सीड, तो हमने जब सीड को सो किया और वो जब जर्मिनेट हुई, उसमें से अंकुर फूटा, याद है आपको? हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल बनेगा, हमने बहुत अच्छे से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा है। वो फर्स्ट स्टेप है प्लांट ग्रोथ का।
एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम को हम बहुत अच्छे से एनाटॉमी में बना चुके हैं। ये देखिए, ये मिट्टी के नीचे का हिस्सा है, ये कॉटिलिडन है, आपको लेबलिंग आनी चाहिए। कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन क्या होता है? जहां पर फूड स्टोर्ड होता है सीड के लिए। ये हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट करेगा तो ये सीड बाहर आ गई, यानी सॉइल के बाहर आ गई है। अब ये कॉटिलिडन है, ये एपिकोटाइल पार्ट है, ये हाइपोकोटाइल पार्ट है, और फिर हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल से पूरी की पूरी धीरे धीरे करके प्लांट बॉडी बनती है। तो यहाँ प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है और साथ में जो अलग अलग ऑर्गन्स, टिश्यूज बन रहे हैं वो अलग अलग काम करने के लिए डिफरेंशिएट भी हो रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बारे में और बहुत सारा हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। नाउ प्लांट्स में 2 टाइप्स की ग्रोथ है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब हम बहुत अच्छे से एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं, जब पेड़ की लंबाई बढ़ती है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब जब पेड़ की लंबाई बढ़ेगी, और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जब उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। सो ये प्राइमरी ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन द लेंथ। अब आप जानते हो ग्रोथ मतलब इंक्रीज हो रहा है, परमानेंट इंक्रीज हो रहा है। अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो प्राइमरी ग्रोथ, और अगर गर्थ, विड्थ, चौड़ाई में हो रहा है तो सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स? रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम लाइक cork cambium, vascular cambium, they are responsible for secondary growth. These are the 2 types of growth in plants. आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसी चीज को यहां देखते हैं हम। प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? लंबाई बढ़नी है तो रूट अपाइकल और शूट अपाइकल मेरिस्टेम, और यहाँ पे पेड़ का इलोंगेशन हो रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है या हाइट बढ़ रही है आप कह सकते हो। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा? गर्थ इंक्रीज होगी, रूट की, स्टेम की मोटाई बढ़ेगी। लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, यानी वस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम। इसकी डिटेल्स में अब दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ। और हम जानते हैं कि मोनोकार्ड्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। गन्ना कभी मोटा नहीं होता है, राइस, व्हीट के पेड़ कभी मोटे नहीं होते, मोनोकार्ड्स में नहीं होती। डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ सब में होगी, इसीलिए यहाँ अलग से मेंशन किया है। हर वर्ड, हर लाइन पे क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइंस है। नाउ ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बड़ा आसान है समझना। ये एक पेड़ है मान लीजिए, ये रूट पार्ट है, ये शूट पार्ट है। यहाँ है रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये है शूट अपाइकल मेरिस्टेम। यहाँ टिप पर मेरिस्टेम है, वो नीचे की तरफ नए नए सेल्स ऐड करती जाएगी और शूट लंबी होती जाएगी। ऐसे ही ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ये इस तरह से सेल्स ऐड करती जाएगी और रूट लंबी होती जाएगी। ये रूट और शूट अपाइकल मेरिस्टेम। लेकिन लेटरली देखिए, लेटरली वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम यानी लेटरल मेरिस्टेम होगा, और लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? ये इसकी चौड़ाई बढ़ाएगा, इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे, रूट में भी शूट में भी। जबकि अपाइकल मेरिस्टेम जो है वो लंबे में वर्क करेंगे। सो ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे प्राइमरी ग्रोथ में, जबकि लेटरल मेरिस्टेम कंट्रीब्यूट करेगा सेकेंडरी ग्रोथ में। एनसीईआरटी का डायग्राम है तो आपको बहुत अच्छे से इसकी लेबलिंग आनी चाहिए। सो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमने ये समझा कि ग्रोथ क्या है, बताइए क्या है? इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन। हमने समझा कि प्लांट्स की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, यानी जीवन भर होती है मेरिस्टेम के प्रेजेंस के कारण। ओपन टाइप है, यानी लाइफ लॉन्ग मेरिस्टेमेटिक सेल्स नए नए सेल्स को ऐड करते हैं, बट लोकलाइज्ड है क्योंकि मेरिस्टेम स्पेसिफिक लोकेशन पर ही मिलता है। हमने समझा कि प्लांट्स में 2 टाइप्स की ग्रोथ होगी, इलोंगेशन हो रहा है तो प्राइमरी, और साथ में अगर गर्थ भी बढ़ रही है तो सेकेंडरी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं? क्या हम इसे नाप सकते हैं? क्या हम पता कर सकते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है? कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। कैसे पता करें? स्लाइड मत रीड करिए, यहां बोर्ड पर देखिए। अगर हम सेल के लेवल की बात करें, देखो अगर सेल में इंक्रीज समझ आ गया तो पूरे टिश्यू में इंक्रीज हो जाएगा, पूरे ऑर्गन में इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम सेल की लेवल की बात करें तो आप क्या समझते हो? सपोज ये एक सेल है,
चलो मैं प्लांट सेल बनाती हूँ। ये एक प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल है ना, न्यूक्लियस, सारे ऑर्गेनेल सब है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस प्लांट सेल की ग्रोथ करवानी है, इसको बड़ा करना है, तो आप क्या कहोगे? बड़े से आप क्या समझोगे? आप कहोगे मैम प्रोटोप्लाज्म बढ़ा दो, यानी जो इसका लिविंग मैटर है उसको बढ़ा दो तो ये बड़ा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ग्रोथ हो गई इसकी, बड़ी सिंपल सी बात है, ये ग्रोथ हो गई। यानी अगर प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ा दें तो हम क्या कहेंगे कि सेल ग्रो कर गया। और एक टिश्यू के सारे सेल्स ग्रो कर रहे हैं तो टिश्यू ग्रो करेगा, और एक ऑर्गन के सारे टिश्यूज ग्रो करेंगे तो ऑर्गन ग्रो कर जाएगा, यानी ग्रोथ हो जाएगी। बट सवाल ये उठता है कि क्या आप नाप सकते हो कि ये प्रोटोप्लाज्म कितना बड़ा है? कैन यू मेजर हाउ मच प्रोटोप्लाज्म हैज इंक्रीज्ड? नो, वी कैन नॉट मेजर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ पूरा का पूरा ग्रो कर गया है, तो आप ये थोड़ी ना नापने जाओगे कि एक एक सेल का कितना कितना प्रोटोप्लाज्म बढ़ा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम क्या पैरामीटर चूज करें, हम कैसे पता करें कि ये पेड़ में कितनी ग्रोथ हुई है? तो बहुत अच्छा तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? आप उसके फ्रेश वेट में इंक्रीज पता कर लो। मतलब वो पेड़ जो है वो 10 दिन पहले मान लो 4 किलो का था और अब वो 6 किलो का है, तो आप क्या कहोगे? 2 किलो इंक्रीज हो रहा है, यानी इसकी ग्रोथ हुई है। और अगर इसका फ्रेश वेट बढ़ा है तो डेफिनेटली सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ा होगा, तभी सेल्स की ग्रोथ हुई होगी, तभी टिश्यू की हुई होगी, तभी ऑर्गन की हुई होगी। तो अगर हम फ्रेश वेट पता कर लें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर फ्रेश वेट इंक्रीज हुआ है यानी प्लांट में ग्रोथ हुई है। और क्या तरीका है? फ्रेश वेट पता करना इतना आसान नहीं होता, हम ड्राई वेट से भी पता कर सकते हैं। ड्राई वेट मतलब जो फ्रेश पार्ट है उसको डिहाइड्रेट कर दो, पूरा पानी निकाल दो तो ड्राई वेट आ जाएगा। या और भी तरीका है। क्या तरीका है? आप ये चेक कर लो कि क्या उस प्लांट बॉडी में सेल्स का नंबर बढ़ा है। अगर सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो भी ग्रोथ हो जाएगी, सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, टोटल प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, यानी ग्रोथ हो जाएगी। या आप ये पता कर लो कि क्या उसकी लंबाई बढ़ी है, हाइट बढ़ी है। इतना था पेड़, अभी इतना हो गया, लेंथ बढ़ गई। या किसी पार्ट का भी देख सकते हो, रूट की लंबाई देख लो, बढ़ गई है क्या, तो उसमें ग्रोथ हुई है रूट में। या और क्या देख सकते हो आप? उसका सरफेस एरिया देख लो, सरफेस एरिया बढ़ा है क्या। जैसे लीफ की बात करें, लीफ में ग्रोथ ऐसे ही चेक की जाती है। एक पत्ती ली, उसको एक पेपर पे रखा और उसकी मार्जिन्स ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद में 10 दिन बाद वो पत्ती कैसी थी, उसको वापस पेपर पे रख के आप मेजर कर लो, वो इतनी बड़ी हो गई, यानी उसमें इतनी ग्रोथ हो गई। तो जरूरी नहीं है कि आप लीफ के हर सेल का प्रोटोप्लाज्म मेजर करो, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप सरफेस एरिया देख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। या वॉल्यूम चेक कर लो आप, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो बहुत सारे तरीके हैं। आप फ्रेश वेट में इंक्रीज चेक कर लो, ड्राई वेट में कर लो, सेल के नंबर में कर लो, लेंथ में कर लो, सरफेस एरिया में कर लो, या वॉल्यूम में कर लो। इन सब से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ग्रोथ हो रही है। तो प्लीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है सेल के लेवल पर जो ग्रोथ है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कितना बढ़ रहा है, लेकिन वो मेजर नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या मेजर करोगे? फ्रेश वेट, ड्राई वेट, सेल नंबर, लेंथ, सरफेस एरिया, या वॉल्यूम में इंक्रीज। और इसके बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। ये सब कुछ ही हमने इसमें लिखा हुआ है। नंबर नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग इसका एग्जांपल बताती हूँ। मक्का, कॉर्न आप सबने देखा है। मक्के का जो एक रूट अपाइकल मेरिस्टेम है, एक सेल की बात कर रही हूँ, वो एक घंटे में 17,500 से भी ज्यादा नए सेल बना देता है। 17,500, 17,500 से भी ज्यादा नए सेल वन रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ मेज बना रहा है। और कितने सारे सेल्स होंगे ऐसे रूट अपाइकल मेरिस्टेम के, और वो सब मोर देन 17,500 सेल्स बना रहे हैं। तो कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही होगी उस मेज में। आप कैसे काउंट कर सकते हो? आप कैसे कह सकते हो उसमें ग्रोथ हुई? आप कहोगे इसके दाने देख लो, आप इसकी जो सेल्स का नंबर है वो देख लो आप। तो इस क्राइटेरिया से आपने इंक्रीज इन सेल नंबर से मेज के अंदर पता कर लिया। या अगर आपने तरबूज, वाटरमेलन सबने खाया होगा,
गर्मियों का वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट है वाटरमेलन। वाटरमेलन में स्टूडेंट्स एक सेल का साइज 3.5 लाख गुना तक बढ़ जाता है। देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 3,50,000, 3.5 लाख टाइम्स बढ़ जाता है एक सेल जब ग्रोथ करता है। यानी यहां पर हमने किस बात से मेजरमेंट किया है? हमने मेजरमेंट किया है इंक्रीज इन सेल साइज से। ऑफ कोर्स प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ होगा, तो इंक्रीज इन नंबर से पता कर लिया, इंक्रीज इन सेल साइज से पता कर लिया। पोलन ट्यूब की बात करनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा चुकी हूं। जब पोलन ट्यूब बनती है जो मेल गैमीट को लेकर जाती है फीमेल के पास में, उसमें ग्रोथ की बात करनी है तो कैसे मेजर करोगे? पोलन ट्यूब की लंबाई देख लो, पहले छोटी थी अब और लंबी हो गई, यानी उसमें ग्रोथ हो गई है। एक लीफ की बात करनी है, लीफ फ्लैट लीफ है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, चपटी लीफ है डाइकॉट्स की, कैसे पता करोगे कि वो ग्रो करा है या नहीं करा? उसका सरफेस एरिया चेक कर लो। तो ये सब तरीके हैं ग्रोथ को चेक करने के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं और हर लाइन पे क्वेश्चन आता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 1 सीड ऑफ मेज का जो रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल है एक, वो 1 घंटे में 17,500 से ज्यादा नए सेल बनाता है और इन सेल के नंबर में जो इंक्रीज हुआ इससे हम उसकी ग्रोथ मेजर करते हैं। वाटरमेलन का एक सेल 3.5 लाख गुना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है अपने साइज में और इससे हम ग्रोथ मेजर करते हैं। पोलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज से हम उसकी ग्रोथ मेजर करते हैं और एक डॉर्सी वेंट्रल चपटी लीफ की ग्रोथ को मेजर करने के लिए उसके सरफेस एरिया में इंक्रीज को मेजर किया जाता है। ये सारे एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, इवन इनकी वैल्यूज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जो वर्ड टर्म्स हैं इन तक पे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये समझा कि ग्रोथ को मेजर अगर हमें करना है तो इन सब पैरामीटर्स पे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ को मेजर करने के लिए, इन सब पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसे ऑक्सैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सैनोमीटर। ऑक्सिन्स का नाम आपने सुना ही होगा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, तो उसी से ऑक्सैनोमीटर। ये 2 डायग्राम्स हैं, 2 ऑक्सैनोमीटर्स हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम नहीं है इसलिए आपको इनको बिल्कुल लेबल करने को याद करने की जरूरत नहीं है। ये आर्क ऑक्सैनोमीटर है और ये फेफर्स ऑक्सैनोमीटर है। आप तो बस ऐसा समझ लो, देखो ये एक पेड़ लगाया हुआ है और यहाँ पर एक वेट लगाया हुआ है और इससे हम इसको तोल रहे हैं और इससे फिर देख रहे हैं कितनी ग्रोथ हुई है, पहले कितना था अब कितना है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से एक पुली है, ये हमने प्लांट लगाया हुआ है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। सो दिस इज ओनली फॉर योर इंटरेस्ट, इसको बिल्कुल भी और डिटेल नहीं समझनी है। बट हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में ग्रोथ को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? ऑक्सैनोमीटर। अब सवाल उठता है कि क्या किन फेजेस में ग्रोथ होती है? आइए अब हम समझते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। इन सबका आइडिया स्टूडेंट्स आप सबको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा इस टॉपिक को समझना। फेजेस ऑफ ग्रोथ। सपोज हम रूट का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये रूट है, ये रूट की टिप है और फिर यहाँ पे रूट कैप होगी, याद आ रहा है? हम रूट टिप की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एरिया था उसे हमने क्या कहा था? मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक। और अगर आपको याद हो, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ ये सब पढ़ाया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो लेक्चर आप रेफर कर सकते हो एक बार, कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन है या मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये लगातार डिवाइड करके इस रूट की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। कैसे सेल्स होंगे ये सेल्स छोटे छोटे होंगे और बिल्कुल पास पास में होंगे। इनमें काफ़ी डेंस न्यूक्लियर प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस होगा क्योंकि इनको डिवाइड करना है। सोचकर बताओ, इनमें रेस्पिरेटरी रेट कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन के लिए इनको एटीपी चाहिए, एटीपी के लिए इनको रेस्पिरेशन करना है। तो इन सेल्स में हाई रेस्पिरेशन रेट होगा। डिवाइड कर रहे हैं यानी कि इनका न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, डीएनए डुप्लीकेट कर रहा होगा, डिवाइड कर रहे हैं यानी कि एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, खूब सारा रिच प्रोटोप्लाज्म होगा, तभी तो डिवाइड करेंगे वो 2 में और दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल प्रोटोप्लाज्म जाएगा। स्मॉल सेल्स होंगे,
इंटर सेल्यूलर स्पेस ऑलमोस्ट एब्सेंट होगी या बहुत कम होगी, वेरी लेस होगी। इनमें सेल वॉल कैसी होगी बताइए। इन्हें अभी डिवाइड करना है, फिर उन्हें फिर डिवाइड करना है, फिर उन्हें फिर डिवाइड करना है, तो प्राइमरी सेल वॉल होगी, एकदम फ्लेक्सिबल सेल वॉल चाहिए, पतली सी सेल वॉल चाहिए, यानी एकदम थिन सेल वॉल होगी। प्राइमरी सेल वॉल होगी जो सिर्फ सेल्यूलोज की बनी हुई है। अभी इसमें लिग्निन वगैरह डिपॉजिट नहीं होगा, इसकी हार्डनिंग नहीं होगी, क्योंकि इनको अभी डिवाइड करना है, ग्रो करना है। ऐसी सेल वॉल मिलेगी। और वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होंगे या बहुत छोटा सा वैक्यूल होगा, एब्सेंट और वेरी स्मॉल। इस समय पे सिर्फ डिवीजन हो रहा है, इसे कहते हैं सेल डिवीजन फेज कह दो, या क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं इसे मेरिस्टेमेटिक फेज कहते हैं, फर्स्ट फेज। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये सेल डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे हम समझेंगे, दो तरीके होते हैं कैसे हम समझेंगे। जैसे ही ये डिवाइड करेंगे, अब क्योंकि रूट की लंबाई बढ़नी है तो इस सेल का साइज भी लंबा होना पड़ेगा, यानी इसके ठीक पास वाला ये जो जोन है, सपोज ये सेल डिवाइड हुए, ये ऐसे है, ये भी छोटे छोटे हैं, पास पास है, तो हमें इन्हें लंबा करना है, हमें इन्हें ऐसा बनाना है। इस जोन को हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स, जोन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन जोन है। और इस स्टेज को, इस फेज को क्या कहेंगे हम, सेल इलोंगेशन फेज, या इसमें सेल बड़ा हो रहा है तो सेल एनलार्जमेंट फेज, इलोंगेशन या एनलार्जमेंट फेज। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, इसमें बेसिकली जो सेल है उसका साइज बढ़ा है। कैसे साइज बढ़ा है, ये जो छोटा सा वैक्यूल था, जैसे सपोज ये एक सेल है, ये छोटा सा वैक्यूल है, वैक्यूल बढ़ेगा, जब वैक्यूल बढ़ेगा तो टरगार प्रेशर भी बढ़ेगा और इस तरह से ये सेल लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, सेल एनलार्ज हुआ है। और सेल क्यों एनलार्ज हुआ है, वैक्यूल के कारण, वैक्यूलाइजेशन के कारण। वैक्यूल का नंबर भी बढ़ता है और वैक्यूल का साइज भी बढ़ता है। साथ में अब हमें जो सेल वॉल जो पतली सी है, थिन, उसको थोड़ा मोटा करना है, क्योंकि धीरे धीरे हमें इन सेल्स को मैच्योर बनाना है। तो अब यहाँ पर जो सेल वॉल का मटेरियल है वो भी और डिपोजिशन होगा। इस तरह से सेल लंबे हो गए, पर ये अभी सिर्फ लंबे हैं, जिनमें लंबे लंबे ऐसे वैक्यूल आ गए हैं, लेकिन अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं। डिफरेंशिएट मतलब जब ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इनमें से कुछ पैरेनकाइमा सेल्स बनाएंगे, कुछ स्क्लेरेनकाइमा बनाएंगे, कुछ कॉलेनकाइमा बनाएंगे, अलग अलग टाइप के टिश्यूज में, सेल्स में ये डिफरेंशिएट होंगे। उसे थर्ड फेज कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन या मैच्यूरेशन फेज। मैंने आपको एक स्टोरी से बताया था, कुशाग्र बच्चे की स्टोरी से। पहले वो छोटा सा था, गोलमटोल छोटा सा, फिर 7th 8th में आके उसकी हाइट एकदम से लंबी हो गई, इलोंगेशन, और फिर वो मैच्योर हो गया और उसकी दाढ़ी मूछें आ गई। याद है आपको, यहाँ पे रूट हेयर मिलते हैं। दिस इज द जोन ऑफ मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन का मतलब डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन हो रहा है। स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चरल भी होगा और फंक्शनल भी होगा। डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन क्या मतलब है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का? स्ट्रक्चरल मतलब इन सेल्स में जो भी फंक्शन इन्हें परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे। अगर इनसे जाइलम बनना है या फ्लोएम बनना है, इनसे पैरेनकाइमा बनना है, कॉलेनकाइमा बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग इनके स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा और इनके फंक्शंस में भी चेंज होगा। और इस तरह से हम कहेंगे कि एक सेल पूरा ग्रो कर गया। सबसे पहले डिवाइड हुआ, इलोंगेट हुआ, डिफरेंशिएट या मैच्योर हुआ। सो दीज आर द 3 फेजेस जिसमें कि सेल ग्रो करता है। और सेल ग्रो करेंगे तो टिश्यू ग्रो करेगा, टिश्यू ग्रो करेगा तो ऑर्गन ग्रो करेगा। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक, उसके पास में इलोंगेशन जोन और उसके पास में मैच्योरेशन जोन। ऐसे ही अगर ये शूट होगा तो शूट की टिप पे मेरिस्टेमेटिक, उसके नीचे इलोंगेशन और उसके नीचे मैच्योरेशन। आइए इसको अब हम देखते हैं। फेजेस ऑफ ग्रोथ। पहला मेरिस्टेमेटिक, यहां सेल डिवाइड कर रहा है तो सेल डिवीजन कहिए, या नए नए सेल्स बन रहे हैं तो सेल फॉर्मेशन या मेरिस्टेमेटिक। एनसीईआरटी में जो वर्ड लिखा है वो मेरिस्टेमेटिक है। यहां पर बेसिकली सेल डिवाइड करेंगे माइटोसिस से, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, बट ये सेल्स कैसे है? स्मॉल है,
प्रोटोप्लाज्म बहुत रिच है, प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस है, थिन प्राइमरी सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, इनके बीच में बहुत बढ़िया प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस हैं और हाई रेस्पिरेटरी रेट है, यानी इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे होंगे। क्यों हम समझ चुके हैं, क्यों वो स्मॉल है, क्यों प्रोटोप्लाज्म रिच है, क्यों बड़ा सा न्यूक्लियस है। वैक्यूल इसमें या तो एब्सेंट होगा या बहुत स्मॉल होगा। नाउ सेकेंड फेज, सेल एनलार्ज होगा या इलोंगेट होगा। ये जोन कहां पर है स्टूडेंट्स? मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट अगला या जस्ट पास में, एनसीईआरटी की लाइन है ये। यहां पर वैक्यूल्स का नंबर, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा, जिसके कारण से सेल का एनलार्जमेंट होगा और साथ में सेल वॉल जो पतली सी थी, थिन थी, उसमें और डिपोजिशन भी होगा। और फाइनली होगा सेल का मैच्योरेशन फेज या डिफरेंशिएशन फेज, जहां पर स्ट्रक्चरल या फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा। ये इलोंगेशन जोन के पास वाला होता है और यहां पर वो अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लेंगे और फिर डिफरेंशिएट हो जाएंगे और डिफरेंशिएट होकर अलग अलग मैच्योर टिश्यूज बनाएंगे। तो बेसिकली जो हम ऑर्गन्स देखते हैं वो इसी फेज में उनके सेल्स हैं, वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज बना चुके हैं। सिर्फ मेरिस्टेमेटिक एरिया जो है वहां पर फर्स्ट फेज डिवीजन फेज चलता रहता है और उसके बगल के एरिया में इलोंगेशन फेज चलता रहता है। बाकी एक्चुअली पूरी प्लांट बॉडी जो हम देखते हैं वो सब सेल्स मैच्योरेशन फेज में है, राइट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इसको एक बार देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने समझा कि प्लांट डेवलपमेंट का मतलब है प्लांट की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। ग्रोथ का मतलब है परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन। हमने समझा कि प्लांट्स की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, ओपन टाइप की है, लोकलाइज्ड है, थ्रू आउट लाइफ होती है। हमने समझा कि प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ भी होती है, सभी प्लांट्स में, यानी लंबाई बढ़ना, और डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, यानी उनकी मोटाई बढ़ना। हमने समझा कि किसी भी प्लांट में सेल्यूलर लेवल पे ग्रोथ का मतलब है उसके प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होना, लेकिन उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हम उसके फ्रेश वेट में, ड्राई वेट में, सेल के नंबर में, सेल के साइज में या लेंथ में, सरफेस एरिया में, वॉल्यूम में इंक्रीज को मेजर कर सकते हैं। और ये ग्रोथ को मेजर करते हैं ऑक्सैनोमीटर से। और हमने समझे कि ग्रोथ के 3 फेजेस होंगे। पहला मेरिस्टेमेटिक फेज या सेल डिवीजन, सेल फॉर्मेशन फेज, दूसरा सेल एलोंगेशन या एनलार्जमेंट फेज, और तीसरा मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन फेज। अब हम समझते हैं ग्रोथ रेट क्या होती है। रेट का मतलब होता है दर। दर मतलब एक समय में कितनी ग्रोथ हुई है, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। सपोज हमने 2 पेड़ लिए, हमने 2 लीव्स ली, 1 घंटे में ये दोनों 5-5 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका सरफेस एरिया था। 1 आवर के बाद ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई सपोज, और ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। तो आप क्या कहोगे, दोनों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर थे, पर 1 आवर में पर यूनिट टाइम में ये 10 हो गई, ये 20 हो गई, यानी इसमें ग्रोथ ज्यादा हुई है, इसमें ग्रोथ कम हुई है। तो ग्रोथ रेट वर्ड जहां भी आता है, रेस्पिरेटरी रेट मतलब पर मिनट कितना ब्रीदिंग कर रहे हैं, हार्ट रेट मतलब पर मिनट कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है। तो जहां भी रेट वर्ड आता है उसका मतलब पर यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है, कितना इंक्रीज हुआ है, फ्रेश वेट में, ड्राई वेट में, सेल नंबर में, जो भी पैरामीटर को आप यूज कर रहे हो उसमें। सो इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। नाउ ग्रोथ रेट जो है, ये जब जो इंक्रीज है वो 2 तरीके का हो सकता है, एरिथमेटिक या जियोमेट्रिक। आइए इसको समझते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा हम समझते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ। क्या मतलब, एरिथमेटिक ग्रोथ का क्या मतलब समझिएगा। सपोज करिए एक सेल है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये फर्स्ट फेज में एंटर हुआ, माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस होकर इससे 2 सेल बने, 1 और 2। अब मैं क्या कर रही हूं, बन 2 रहे हैं, पर मैं अब इन्हें दिखा कैसे रही हूं, देखिए आपको शो करने के लिए मैं ये दिखाती हूं कि इससे 2 सेल बने, 1 और 2। अब अगर इस तरह की ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा,
दो सेल बने, अब अपन क्या समझते हैं कि इसमें भी फिर डिवीजन होके दो बनेंगे, इसमें भी डिवीजन होके दो बनेंगे, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक फर्दर डिवाइड करेगा और ये वाला डिवाइड नहीं करेगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। इट विल स्टॉप इट्स डिवीजन, इट विल बी स्पेशलाइज्ड। अब इसको सपोज मैंने फर्स्ट स्पेशलाइज्ड सेल मान लिया, अब ये वाला फिर डिवाइड करेगा तो इससे फिर दो बनेंगे, एक दो। अब ये इनमें से भी एक डिवाइड करेगा, इक्वल साइज के बनेंगे स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना आप, और एक फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो अब कितने डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गए, ये वाला तो है ही डिफरेंशिएटेड, अब एक और डिफरेंशिएटेड हो गया। अब ये वाला डिवाइड करेगा, इससे फिर दो डॉटर सेल्स बनेंगे, उनमें से एक तो अपना पावर ऑफ डिवीजन रिटेन करेगा और दूसरा फिर इसे लूज करके डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो अब कितने डिफरेंशिएटेड हो गए, ये सेकंड वाला भी था और फर्स्ट वाला भी है, सेकंड और फर्स्ट। यहाँ कितने थे, फर्स्ट तो है ही, सेकंड भी है। अब आया समझ में, ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ये सब क्रॉस है, मतलब इन सब में पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। सेम कहानी चलती जाएगी, फिर से ये डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा, एक फिर आगे डिवाइड करेगा, दूसरा डिवाइड नहीं करेगा। तो अब कितने नॉन डिवाइडिंग डिफरेंशिएटेड सेल्स हो गए, सेल नंबर 3, 2, 1, और अब ये फोर्थ वाला और हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह की ग्रोथ में एक ही सेल है जो डिवाइडिंग है और बाकी सब धीरे धीरे डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसी ग्रोथ होगी बताइए, स्लो या फास्ट? ये स्लो ग्रोथ है, एक से एक इसी तरह से डिवाइड हो रहा है, यानी कि दो डॉटर सेल्स बनेंगे माइटोसिस से, जिनमें से वन विल रिटेन द पावर ऑफ डिवीजन एंड वन विल लूज द पावर ऑफ डिवीजन, इट विल बिकम डिफरेंशिएटेड। जबकि ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा, सपोज ये एक सेल है, डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, दो डॉटर सेल्स बने, दोनों में पावर ऑफ डिवीजन है, दोनों में, तो ये भी दो बनाएगा और ये भी दो बनाएगा, और अब इसके भी दोनों में पावर ऑफ डिवीजन है और इसके भी दोनों में पावर ऑफ डिवीजन है। अब ये फिर ये दो बनाएगा, ये वाला दो बनाएगा, ये वाला दो बनाएगा और ये वाला दो बनाएगा, और इन सब में पावर ऑफ डिवीजन होगा। तो यहां देखिए कितना तेजी से नंबर बढ़ रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, और यहां कितना स्लोली बढ़ रहा है। यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स कितना तेजी से बढ़ रहे हैं, ये देखिए। मैं यहां पर बाउंड्रीज बना देती हूं ताकि आपको ध्यान रहे, समझ में आ जाए अच्छे से। और यहां इन चारों से दो दो बने हैं, सब इक्वल साइज के होंगे, तो कितना रैपिडली ग्रोथ हो रही है, यहां पर स्लो ग्रोथ हो रही है। दिस इज अरिथमेटिक, दिस इज ज्योमेट्रिक। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ प्लॉट करें, सपोज करो ये मैंने ग्राफ बनाया, यहां मैं एक टाइम लिख रही हूं पर आवर, 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 दिन में, जो भी, और यहां पर मुझे देखना है उसकी हाइट कितनी बड़ी है प्लांट की, और इस तरह की ग्रोथ हो रही है। तो कैसी हाइट बढ़ेगी, बहुत स्लोली। जितना ग्रोथ यहां हो रहा है उतना ही ग्रोथ यहां हो रहा है, उतना ही ग्रोथ यहां हो रहा है, उतना ही ग्रोथ यहां हो रहा है, क्योंकि एक एक न्यू सेल बन रहा है और एक एक सेल डिफरेंशिएट हो रहा है। बंद हो रहे हैं बट एक मेरिस्टेमेटिक है और एक डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी बड़ा स्लो ऐसा ग्रोथ, ऐसा कर्व मिलेगा मुझे, लीनियर कर्व मिलेगा मुझे, लीनियर कर्व। अगर मैथमेटिकल इक्वेशन निकालेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, हाइट या लेंथ, एट टाइम t, सपोज 1 घंटे बाद कितनी है, इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0, जब से हमने शुरुआत की, प्लस RT मतलब t तो वो टाइम है और r उसकी ग्रोथ रेट है। मतलब मान लो 1 आवर में अपन देख रहे हैं, सपोज करो इसकी हाइट 10 मीटर थी सपोज, और 1 घंटे बाद इसकी हाइट 20 मीटर हो गई, तो ये 20 तो है LT, ये 10 है L0, T है 1 आवर, और ग्रोथ रेट जो है वो कितनी है, 20 माइनस 10, यानी 10 मीटर ग्रो कर रहा है। और इस तरह से ये फॉर्मूला निकलेगा।
मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन की इसी तरह से हम इक्वेशन निकालते हैं, जबकि ज्योमेट्रिक में क्या होगा, ज्योमेट्रिक में क्या होगा, सपोज अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें फिर से, लेट अस सपोज यहाँ पे हमने फिर से टाइम प्लॉट किया एक्स एक्सिस पे, और यहाँ मैंने हाइट या साइज कुछ भी, सपोज हम वेट की बात कर रहे हैं, सपोज साइज की बात करें, W वेट की बात करें, हाइट की भी हो सकता है, तो क्या होगा इसमें देखिए पहले तो ग्रोथ हो रही है थोड़ी धीरे, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, कितना तेजी से ग्रोथ हो रही है, कितना तेजी से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो शुरू में तो धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ी, लेकिन बढ़ रही है, और फिर बहुत तेजी से बढ़ी, और फिर आपको क्या कहोगे, मैडम वो तो बढ़ती ही जाएगी तेजी से, क्योंकि ये तो धड़ाधड़ इंक्रीज हो रहे हैं। यहां पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाएगी। सपोज ये लगातार डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जो वो सेल है उसके पास स्पेस भी लिमिटेड है, उस टिश्यू के पास न्यूट्रिशन भी लिमिटेड होगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये बेचारे सेल्स भूखे मरने लग जाएंगे, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, एटीपी नहीं बना पाएंगे, तो ये कांस्टेंट ऐसे स्टेशनरी फेज में ग्रोथ चली जाएगी। यानी कि ये वाला जो फेज है शुरू वाला, धीरे धीरे स्लोली, इसे लैग फेज बोलते हैं, ये स्लो ग्रोथ है, लेकिन एकदम से फिर नंबर्स बढ़ने लग जाएंगे, तो इस वाले पोर्शन को लॉग फेज कहते हैं। दिस इज लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रैपिड एक्सपोनेंशियल फेज। और उसके बाद आएगा स्टेशनरी फेज, स्टेबल फेज या स्टेशनरी फेज, स्टेबल या स्टेशनरी फेज। और ये क्यों आया, क्योंकि लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स थे, लिमिटेड स्पेस थी, यानी लिमिटेड रिसोर्सेस थे, उस कारण से। तो यहां पे कर्व कैसा है स्टूडेंट्स, ये देखिए एस शेप्ड या सिग्मॉइड शेप्ड, एस या सिग्मॉइड कर्व आएगा। जबकि यहां कैसा कर्व आया है, अगर एरिथमेटिक ग्रोथ है लीनियर कर्व आया है, यहां सिग्मॉइड या एस कर्व आया है। इसकी अगर आपको इक्वेशन निकालनी है एस शेप की, हमने पहले भी इकोलॉजी में पढ़ा है, तो कैसी इक्वेशन आएगी, सपोज टी टाइम के बाद वेट W हो गया है, WT हो गया है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जितना इनिशियल वेट था मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर RT। यहां पर T अगेन वो टाइम है, R अगेन ग्रोथ रेट है, W 0 इनिशियल टाइम पर जो वेट है वो है, ये T टाइम के बाद जो वेट है वो है, और E जो है वो बेसिक नेचुरल लॉगरिथम। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आती हैं, दो तरह के कर्व्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की ग्रोथ किस तरह से हो रही है। क्या एक सेल से जो माइटोसिस से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, उनमें हर बार सिर्फ एक एक डॉटर सेल फर्दर डिवाइड कर रहा है और दूसरा वाला डॉटर सेल डिफरेंशिएट हो रहा है, या एक सेल में माइटोसिस से जो 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो दोनों डॉटर सेल्स फिर डिवाइड कर रहे हैं, उनके 2 डॉटर सेल्स फिर डिवाइड कर रहे हैं, और इस तरह से ग्रोथ हो रही है। दिस इज अरिथमेटिक, दिस इज ज्योमेट्रिक, लीनियर कर्व, एस या सिग्मॉइड कर्व, LT is equal to L0 plus RT, WT is equal to W0 multiply by e to the power RT। ये इक्वेशंस आती हैं जो हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट सवाल उठता है कि नेचुरल कंडीशंस में क्या किस तरह की ग्रोथ होती है। एक्चुअली जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो सबसे पहले जब जाइगोट बना सिंगल सेल, उस जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, जब इनिशियल ग्रोथ होती है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। सो ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है ये अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में यही वाली ग्रोथ होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक। बट जब एम्ब्रियो बन जाता है, एक इनिशियल ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद इस तरह की ग्रोथ होती है, वरना बहुत तेजी से ग्रोथ होती तो थोड़ा स्लो डाउन होता है। तो लेट फेज में इस तरह की ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम एक नेचुरल कंडीशंस की बात करें, नेचुरल सराउंडिंग्स में हमेशा न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड होते हैं और हमेशा ऐसी ग्रोथ होती है। जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, प्लांट सेल्स हो, उनमें बेसिकली ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही होती है नेचुरल सराउंडिंग्स में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
आइए अब हम इसको एक बार रीड करते हैं। सो ग्रोथ रेट जो है वो एरिथमेटिक हो सकती है या ज्योमेट्रिक हो सकती है। यहाँ देखिए एरिथमेटिक, ये एक सेल है, इससे 2 बने। ये डार्क वाला जो है ये तो पावर टू डिवाइड रिटेन करेगा, लेकिन ये लाइट वाला डिफरेंशिएट हो गया, ये डिवाइड नहीं करेगा। तो ये 1 नंबर का लाइट है, ये 1 यहाँ पर भी है, एज इट इज है। अब ये डार्क वाला डिवाइड करके फिर 2 सेल बनाएगा, जिसमें से एक डार्क है यानी डिवाइड करेगा, दूसरा नहीं डिवाइड करेगा, तो ये नंबर 2 वाला डिफरेंशिएट हो गया। फिर ये डार्क वाला डिवाइड करेगा, ये 1 2 तो है ही डिफरेंशिएटेड, अब एक और डिफरेंशिएटेड हो गया। सिर्फ एक डॉटर सेल ही मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग है, जबकि ज्योमेट्रिक में क्या हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4 और सारे के सारे डिवाइडिंग है। दिस इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। जाइगोट में जब डिवीजन होगा, ये जाइगोट है, फर्स्ट 2 में डिवाइड हुआ, फिर ये 4 में डिवाइड होगा, फिर ये 8 में डिवाइड होगा। तो अर्ली जो सेल्स का डिवीजन है वो ज्योमेट्रिक होता है, लेकिन बाद में एरिथमेटिक डिवीजन होता है। एरिथमेटिक का मतलब वही, सिर्फ एक डॉटर सेल डिवाइडिंग होगा और अदर डॉटर सेल नॉन डिवाइडिंग होगा या डिफरेंशिएट हो जाएगा। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आज ही देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एरिथमेटिक ग्रोथ में ओनली 1 डॉटर सेल्स अमंग द 2 further divides while the other differentiates, matures, stop dividing। वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इस तरह का लीनियर कर्व हमें मिलेगा, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, ये सब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ऐसी ग्रोथ कहाँ मिलती है, रूट और शूट की जो लंबाई बढ़ती है वो इसी तरह से बढ़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट रेट पे जो रूट और शूट की लंबाई बढ़ती है वो लीनियर फैशन में ही बढ़ती है, वरना आप सोचो कितना तेजी से बढ़ जाता है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ, यहाँ पे दोनों डॉटर सेल्स माइटोटिक डिवीजन के बाद डिवाइड करने की कैपेसिटी मेंटेन करते हैं और इसी तरह से डिवाइड करते जाते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक डिवीजन भी ऐसा ही होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया में भी इसी तरह की ग्रोथ होती है। WT या W1 कुछ भी कह सकते हो आप, इज इक्वल टू W0 मल्टीप्लाई बाई E टू द पावर RT, जो हमने बात की थी। सब पैरामीटर्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस तरह से पहले लैग फेज आएगा स्लो, फिर लॉग या एक्सपोनेंशियल, और फिर स्टेडी या स्टेशनरी फेज आएगा। दिस इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। 1 से 2, इन दोनों से फिर 4, इनसे 8, लगातार सभी डिवाइड कर रहे हैं। ज्यादातर सिस्टम में सबसे पहले स्लो लैग फेज आएगा, फिर लॉग या एक्सपोनेंशियल रैपिड इंक्रीज आएगी, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो स्टेशनरी फेज आएगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सिग्मॉइड या एस कर्व आएगा। ये जो सिग्मॉइड या एस कर्व है ये सिग्निफिकेंट है, यही एक्चुअली नेचुरल एनवायरनमेंट में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली इसी तरह की ग्रोथ होती है। प्लांट के सभी सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स बेसिकली इसी तरह की ग्रोथ लाइफ लॉन्ग शो करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो आर है जिसे हमने ग्रोथ रेट कहा है, दोनों ही तरह की ग्रोथ में आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट या रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट है, मतलब कितनी ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम में, यानी कि कितना नया प्लांट मटेरियल बन रहा है, कितना नया प्रोटोप्लाज्म बन रहा है। इसीलिए इसको एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंफ्यूज मत होइए, आर का मतलब ग्रोथ रेट बोलो या रिलेटिव ग्रोथ रेट बोलो, एक ही बात है। ग्रोथ रेट मतलब पर यूनिट टाइम कितनी ग्रोथ है वो ये बता रहा है, और ग्रोथ हो रही है इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म बन रहा है, यानी न्यू प्लांट मटेरियल कितना बन रहा है, इसीलिए इसे एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। राइट, तो दोनों ही फॉर्मूलेज में LT, WT या W1 एक ही बात है। फाइनल ग्रोथ के टाइम पर कितना वेट या हाइट है। ये 0 मतलब इनिशियल टाइम पर जब से शुरुआत की थी ग्रोथ पढ़ने की, स्टडी करने की, तब कितना हाइट या वेट था। R मतलब ग्रोथ रेट कितनी हुई है, यानी इंक्रीज कितना हुआ है फ्रेश वेट में, ड्राई वेट में, जिस भी फॉर्म में आप मेजर कर रहे हो। T मतलब कितने टाइम इंटरवल में उसे मेजर कर रहे हो, 1 घंटा, पर आवर, पर मिनट, पर डे, कैसे मेजर कर रहे हैं। और E यहाँ पर नेचुरल बेस लॉगरिथम है। राइट, सो दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम स्टूडेंट्स। यहाँ ये टाइम है, ये हाइट है, ये लीनियर है यानी कि ये एरिथमेटिक ग्रोथ है। यहाँ पर देखिए टाइम है, साइज, वेट, हाइट कुछ भी हो सकता है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, यानी कि ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ का डायग्राम है। राइट, अब इसको एक बार आप देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा एरिथमेटिक ग्रोथ हो सकती है या ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो सकती है। अब
हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आइए समझते हैं। ये एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अलावा दो टर्म्स हैं। बेसिकली हम ग्रोथ का अमाउंट चेक कर रहे हैं, क्वांटिटी चेक कर रहे हैं। सो एब्सोल्यूट, वन सेकेंड, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है और रिलेटिव ग्रोथ क्या है। भाई बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, मान लो हम एक घंटे में कितनी ग्रोथ हुई वो देख रहे हैं। सपोज 2 पत्तियां हैं, 2 लीव्स है, और लीव्स की ग्रोथ हम उसके सरफेस एरिया से चेक कर लेते हैं। तो मैंने ये एक लीफ ली, ठीक है, ये अभी सपोज करो 10 बजे, या चलो अपन एक हफ्ते में देख लेते हैं। मान लो ये 1 जनवरी 2019 को इतनी बड़ी है। मैंने इसका सरफेस एरिया नोटिस किया। मैं पहले आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देती हूँ, और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। फिर मैंने एक हफ्ते बाद, यानी 8 जनवरी, 7 दिन बाद, 8 जनवरी को 1 वीक बाद फिर से इसको मेजर किया, तो अब ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो मैं आपसे पूछूं कि आप तो मुझे ये बता दो भाई कि एक हफ्ते में टोटल ग्रोथ कितनी हुई है, बस। तो आप क्या कहोगे, मैम 5 था, 5 से 10 हो गया है, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने ये कैसे निकाला? जो इसका साइज आज है, यानी 8 जनवरी को है, फाइनल वाला है, उसमें से आपने इनिशियल वाले को माइनस कर दिया पर यूनिट टाइम। तो आप क्या कहोगे, 10 माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 माइनस 5 पर वीक, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ है। हर हफ्ते ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है इसका सरफेस एरिया। अब मैं एक और सिचुएशन लेती हूँ। मैंने एक और लीफ ली जो काफी बड़ी थी। अब मैं बोर्ड पे बड़ा नहीं बना रही हूँ, काफी बड़ी थी, और 1 जनवरी को जब मैंने चेक किया तो उसका सरफेस एरिया लेट्स से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था। मैंने फिर 8 जनवरी को चेक किया तो इसका सरफेस एरिया अब सपोज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मैं आपसे पूछूंगी बताओ कितनी ग्रोथ हुई है, तो आप क्या कहोगे, मैम एक हफ्ते में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रोथ हुई है, यानी जो इसका फाइनल है उसमें से इनिशियल को माइनस कर दो पर टाइम, यानी कि 55 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक, यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए ये वाली लीफ में ग्रोथ ज्यादा हो रही है कि इस वाली में? तो आप क्या कहोगे, दोनों में ग्रोथ बराबर है। ये भी हर हफ्ते 5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया इसका बढ़ रहा है, और इसमें भी हर हफ्ते 5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया बढ़ रहा है, यानी कि टोटल ग्रोथ जो है वो इसमें भी हर वीक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें भी हर वीक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी पर यूनिट टाइम जो टोटल ग्रोथ है वो दोनों की सेम है, यानी कि दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है। ग्रोथ यहां भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है। रिलेटिव का मतलब समझना, अब रिलेटिव की बात कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट की बात करी है, टोटल ग्रोथ की बात करी है, जो चेंज हुआ है, ग्रोथ हुई है, इंक्रीज हुआ है। मैं रिलेटिव की बात करूं, रिलेटिव का मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ठीक है, ये 10 था और 5 पहले था, अब 10 हो गया, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है। लेकिन ये शुरू में कितना था? शुरू में कितना था? ये 5 था, यानी कि हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना बढ़ा है ये? 5/5। और मैं आपसे बोलूं परसेंटेज निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप मुझसे क्या कहोगे कि मैम ये तो 100% ग्रोथ हुई है, 100%। 5 थी, 5 के बाद 10 हो गई, 100% ग्रोथ। जितना इनिशियल था उतना पूरा का पूरा और ग्रोथ हो गई है, 100% ग्रोथ हो गई है। मैं आपसे यहां पूछूं यहां कितना परसेंट ग्रोथ हुई है, तो आप क्या कहोगे? इनिशियली 50 था, अब 55 हो गया। लेकिन मैंने आपसे परसेंटेज पूछा है,
तो यानी उसको इनिशियल से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो शुरुआत में कितना था, 50 था, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 5/50 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 10%। तो आप क्या कहोगे कि मैम अगर शुरुआत में ये 50 था और अब 55 हो गया यानी सिर्फ 10% ग्रोथ हुई है। अगर ये शुरुआत में 5 था और अब 10 हो गया यानी 100% ग्रोथ हो गई, जितना था उतना पूरा का पूरा और डबल हो गया। लेकिन यहाँ डबल नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ उसका 10% बढ़ा है। 50 था अब 55 हो गया यानी सिर्फ 10% बढ़ा है। यहाँ 5 था और 10 हो गया यानी पूरा का पूरा डबल हो गया। तो यहाँ पर 100% ग्रोथ हुई है, यहाँ पर सिर्फ 10% ग्रोथ हुई है अगर हम रिलेटिव बात करें परसेंटेज की। लेकिन अगर मैं टोटल ग्रोथ की बात करूं तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हर हफ्ते बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हर हफ्ते बढ़ रहा है, यानी एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में सेम है पर रिलेटिव ग्रोथ डिफरेंट है। दिस इज डिफरेंट, एक में 10% है और एक में 100% है। इनिशियल से आप देख रहे हो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो रिलेटिव है, बट आप सिर्फ देख रहे हो इतने टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है, टोटल ग्रोथ, ये एब्सोल्यूट है। दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं और उसमें इस तरह से पूछ सकते हैं, तो बड़ा आसान है। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब अब कितनी है, पहले कितनी थी, पर यूनिट टाइम, ये पर मंथ, पर वीक, पर डे, पर आवर, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज एब्सोल्यूट ग्रोथ, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। लेकिन अगर हमें इंक्रीज पता करना है इनिशियल से, शुरुआत से, तो फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन छोड़ा गया है कि इन दोनों लीव्स में, सपोज ये लीव ए है और ये लीव बी है, तो दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, कोई नहीं है। दोनों में ही टोटल ग्रोथ पर वीक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोनों के सरफेस एरिया में। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें हर हफ्ते डबलिंग हो रही है, 100% इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहां पर सिर्फ 10% इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? आइए अब हम देखते हैं, लेट अस सी हियर एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। पर यूनिट टाइम देख रहे हैं तो रेट है, ये दर है। एब्सोल्यूट मतलब टोटल ग्रोथ जो किसी भी यूनिट टाइम में हो रही है, पर रिलेटिव का मतलब जो इनिशियल पैरामीटर से आप कंपेयर करके पता कर रहे हो। सो रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ पर यूनिट टाइम का मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ग्रोथ पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज मल्टीप्लाई बाय 100, जो हमने बात की है। दिस इज नोन एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। और इस पे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर हमारा फंडामेंटल क्लियर है तो वो गलत नहीं होगा। देखते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है जो मैंने बना के बताया। 5 सेंटीमीटर से 10 हो गई, 50 से 55 हो गई, दोनों ही 1 वीक में देख रहे हैं। इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है एक हफ्ते में टोटल, इसमें भी 5 बढ़ा है, दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है। लेकिन यहाँ 100% इंक्रीज हुआ है, यहाँ सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ है, यानी रिलेटिव ग्रोथ रेट इस लीफ में ज्यादा है, इस लीफ में कम है। ये मैंने इस तरह से सॉल्व कर दिया है इस क्वेश्चन को। ये देखिए दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 7 डेज या पर वीक है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट ए लीफ में हाई है 100% और बी लीफ में है 10%। और इसको हमने कैसे सॉल्व किया है वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़े ग्रोथ के। हमने टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ देखी, हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ देखे, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैचुरेशन फेज। हमने एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में समझा, उनके ग्राफ्स के शेप के बारे में समझा, उनकी इक्वेशंस के बारे में समझा। हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट्स के बारे में समझा और कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं और क्या इसका फॉर्मूला है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इस ग्रोथ रेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन्हें क्या कंडीशंस चाहिए, कैसी लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, क्या कंडीशंस चाहिए। और फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट के सेकेंड प्रोसेस की, यानी डिफरेंशिएशन की। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स।
Till the next class, a very happy learning and thank you.